India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने ममता के नंदीग्राम चुनाव वाली याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस चंदा ने सुनवाई से अलग की मांग पर ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका में उनके हितों का टकराव नहीं है, लेकिन अगर वो मामले की सुनवाई करते तो कुछ परेशान करने वाले विवाद को जिंदा रखेंगे और कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए नए विवाद भी ढूंढेंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी राजनीतिक दल के साथ एक न्यायाधीश के पिछले संबंध किसी मामले से अलग होने का आधार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक न्यायाधीश के अपने राजनीतिक झुकाव होते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने नंदीग्राम चुनाव परिणामों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया। दरअसल ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिस तरह से याचिका पर सुनवाई से अलग होने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि लागत को 2 सप्ताह के भीतर बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में जमा करना होगा और इसका उपयोग उन वकीलों के परिवारों के लिए किया जाएगा जिनकी कोरोना के कारण मौत हो गई थी। ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक द्वारा याचिका पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि पक्षपात की संभावना है और आरोप लगाया कि एक वकील के रूप में जस्टिस कौशिक का बीजेपी के साथ संबंध था। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि जब उनके सामने पहली बार मामला 18 जून को आया था तो उन्हें अलग करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था। हालांकि सुनवाई के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी तस्वीरों और बीजेपी के साथ उनके जुड़ाव के विवरण के साथ तैयार थे और उन्होंने इस आशय के कई ट्वीट किए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी राजनीतिक दल के साथ एक न्यायाधीश के पिछले संबंध किसी मामले से अलग होने का आधार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक न्यायाधीश के अपने राजनीतिक झुकाव होते हैं। जब 24 जून को मामले की सुनवाई हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AM सिंघवी ने बनर्जी के लिए तर्क दिया कि न्यायमूर्ति चंदा के बीजेपी के साथ करीबी व्यक्तिगत, पेशेवर, आर्थिक और वैचारिक संबंध को देखते हुए हितों का स्पष्ट टकराव है। सिंघवी ने प्रस्तुत किया था कि न्यायमूर्ति चंदा को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना बाकी है और ममता बनर्जी ने इस तरह की पुष्टि के लिए उन्होंने आपत्तियां और विरोध जताया है। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा था कि इस मुद्दे के अदालत के सामने आने से पहले ही एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। सैकड़ों ट्वीट पहले ही पोस्ट किए जा चुके हैं कि उन्हें सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। अगर अब मैं सुनवाई से अलग होता हूं तो क्या मैं इसे मीडिया ट्रायल के कारण छोड़ूंगा। बनर्जी की चुनावी याचिका में हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई है। हालांकि नंदीग्राम सीट पर भारी संघर्ष में बनर्जी की हार के बावजूद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। केंद्र और राज्यों को उनकी स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। एक अतिरिक्त हलफनामा दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। 15 फरवरी 2019 को जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस S अब्दुल नजीर की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भारत संघ और राज्य सरकारों को एक पारदर्शी और समय पर रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और सभी राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों और लापरवाही के संबंध में नवीनतम विकास पर स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, अमृता जौहरी और कमोडोर सेवानिवृत्त लोकेश के बत्रा द्वारा दायर 2018 की याचिका में दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के लिए रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए निर्देश मांगे गए हैं। संघ और राज्यों को उनकी स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 4 सप्ताह की अवधि दी गई है।
एक अतिरिक्त हलफनामा दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। मामला अब 4 सप्ताह के बाद सुना जाएगा। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत को प्रस्तुत किया कि 2019 में अदालत ने इन पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे ताकि नौकरशाहों को आयोग को चलाने या चयन समिति का हिस्सा बनाने के अभ्यास पर अंकुश लगाया जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर नवीनतम स्थिति और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि अब बहुत समय हो गया है, कोरोना की दूसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 4 सप्ताह में फाइल करें, रिक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है ये बताते हुए केंद्र द्वारा स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की भी अनुमति दी है। गौरतलब है कि 15 फरवरी 2019 को जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस S. अब्दुल नजीर की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भारत संघ और राज्य सरकारों को एक पारदर्शी और समय पर रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया था, यानी 6 महीने की अवधि के भीतर। अप्रैल 2018 में दायर एक PIL में निर्देश मांगे गए थे कि 20,000 से ज्यादा मामले CIC के सामने लंबित हैं और सूचना आयुक्तों के पदों में रिक्तियों के कारण और भी बढ़ रहे हैं। अक्टूबर 2020 में याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करने के लिए एक आवेदन दायर किया था कि उत्तरदाता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहे हैं। इन्हें पूरा होने का दावा करने वाला 24 अप्रैल 2020 हलफनामा पूरी तरह से गलत भ्रामक है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक अभियुक्त की दोष सिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी अनिवार्य शर्त नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की खंडपीठ ने कहा कि मामूली विरोधाभास जो मामले की तह तक नहीं जाते हैं और या वैसे विरोधाभास जो वास्तविक विरोधाभास न हो तो ऐसे गवाहों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता और उस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इस मामले में अभियुक्त को 28 जनवरी 2006 को हुई एक घटना में भीष्मपाल सिंह की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। अपील में अभियुक्त की ओर से मुख्य दलील ये थी कि फॉरेंसिक बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल से प्राप्त गोली बरामद आग्नेयास्त्र बंदूक के साथ मेल नहीं खाती है, इसलिए कथित बंदूक के इस्तेमाल की बात संदेहास्पद है। अतः संदेह का लाभ संबंधित अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए कहा, अधिक से अधिक ये कहा जा सकता है कि पुलिस द्वारा आरोपी से बरामद बंदूक का इस्तेमाल हत्या के लिए नहीं किया गया हो सकता है और इसलिए हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए वास्तविक हथियार की बरामदगी को नजरअंदाज किया जा सकता है और इसे माना जा सकता है कि कोई बरामदगी हुई ही नहीं। लेकिन एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी एक अनिवार्य शर्त नहीं है। और आदर्श कुमार अधिवक्ता कोर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, कोर्ट ने किस आधार पर कहा कि अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी दोष सिद्धि के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है? जी बताना चाहेंगे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के आरोपी को दोष सिद्ध को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी जरूरी नहीं है। वहीं खंडपीठ ने आगे कहा कि मामूली विरोधाभास जो मामले की तह तक नहीं जाते हैं और वह या वैसे विरोधाभास जो वास्तविक विरोधाभास न हो तो ऐसे गवाहों के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि पुलिस द्वारा आरोपी से बरामद बंदूक का इस्तेमाल हत्या के लिए नहीं किया गया हो सकता है और इसीलिए हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए वास्तविक हथियार की बरामदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे माना जा सकता है कि कोई बरामदगी हुई ही नहीं है। लेकिन एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी की अनिवार्य शर्त नहीं है। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि चारधाम स्थलों के आसपास रहने वाले काफी लोगों की आजीविका इसी यात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए अगर यात्रा रद्द कर दी गई तो वहां के लोगों को आर्थिक तंगी होगी। इससे पहले चारधाम यात्रा पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चारधाम बोर्ड से फैसला लेने के लिए कहा। कोर्ट ने पर्यटक स्थलों को खोलने के फैसले पर फिर से विचार करने की सलाह दी है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिली है।
हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक को बरकरार रखा है। साथ ही हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की जाए। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने दलील दी है कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि चारधाम स्थलों पर आसपास रहने वाली आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से की आजीविका इस यात्रा पर निर्भर करती है। सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि वहां के लोगों का रोजगार चारधाम यात्रा पर ही टिका हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि चारधाम यात्रा से वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, जो उनकी कमाई का एकमात्र साधन है। इन इलाकों में 6 महीने से बेरोजगारी जैसे हालात है। सरकार ने कहा है कि स्थानीय लोगों को काम करने का मौका सिर्फ चारधाम यात्रा के दौरान ही मिलता है। इसीलिए अगर यात्रा रद्द कर दी गई तो वहां के लोगों की आर्थिक तंगी और बढ़ जाएगी। सरकार ने कहा कि कठोर जलवायु के कारण चारधाम यात्रा के दौरान आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की आजीविका काफी हद तक यात्रा के दौरान पर्यटन और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से होने वाली कमाई पर निर्भर है। सरकार ने चारधाम यात्रा 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले से शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके चलते सरकार को भी एसओपी में संशोधन कर नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी थी। हाईकोर्ट ने यात्रा को लेकर सुनवाई के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा था कि क्या हरिद्वार कुंभ के दौरान जो हुआ उसी को चारधाम यात्रा में भी दोहराने दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है तब सरकार अपर्याप्त इंतजाम के साथ चारधाम यात्रा क्यों शुरू करना चाह रही है। हाईकोर्ट ने कहा था कि उसे श्रद्धालुओं की भावना का पूरा एहसास है और सरकार चारों धामों की पूजा का टीवी पर सजीव प्रसारण करे। सरकार की ओर से इस पर आपत्ति करते हुए कहा गया कि ये शास्त्र समस्त नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब शास्त्र लिखे गए तब टीवी नहीं होता था, तो ये व्यवस्था कैसे दी जा सकती थी। कोर्ट ने कहा कि जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा के सजीव प्रसारण की व्यवस्था है, वैसा ही प्रबंध यहाँ भी किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सप्ताहांत यानी वीकेंड पर राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन में ढील देने के अपने निर्णय की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कोविड-19 के डेल्टा प्लस संस्करण के प्रसार के संदर्भ में पिछले 2 सप्ताहांतों में राज्य में पर्यटकों की बड़ी आमद के बारे में चिंता व्यक्त की। कोविड-19 महामारी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर एक बेंच की सुनवाई के दौरान अवलोकन किए गए। एडवोकेट विनय भट्ट ने तीसरी लहर के खतरे के संबंध में प्रस्तुतियां दी। ये अदालत के संज्ञान में लाया गया था कि राज्य में प्रवेश करने वाले अधिकांश पर्यटक उचित पंजीकरण या आरटी-पीसीआर परीक्षणों के बिना ऐसा कर रहे हैं। एडवोकेट अभिंजय नेगी ने राज्य की खराब सुसज्जित व्यवस्था के बारे में भी मुद्दों को उठाया। इससे एक समान अराजक स्थिति पैदा हो सकती है जो कोविड-19 के प्रसार को बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कम वेतन पाने वाले इंटर्न डॉक्टरों का मुद्दा भी उठाया गया। ये प्रस्तुत किया गया कि 7,500 रुपये का वजीफा छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में दिए जा रहे भुगतान की तुलना में काफी कम था। एडवोकेट स्निग्धा तिवारी ने विकलांगों और बुजुर्गों के टीकाकरण की चिंता जताई। ये सुझाव दिया गया कि ऐसे कमजोर समूहों को तीसरी लहर के हमले से बचाने के लिए या तो घर पर या उनके आवास के करीब टीका लगाया जा सकता है। अदालतों के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जिला अदालत में न्यायाधीश की अनुपलब्धता नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमला करती है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने कहा कि एक बार जब पुलिस आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के अपने काम पर होती है तो न्यायाधीशों को उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए उपलब्ध होना पड़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आवेदक द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार किया जिसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इसके साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए अलीगढ़ जिला न्यायालय में जजशिप और की गैर मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ जिले में निचली अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर नहीं की जा सकती क्योंकि ये कोविड-19 के कारण बंद है। पीठ ने गैर उपलब्धता के लिए टिप्पणी की कि परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल हों, न्याय के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं होने चाहिए। जाहिर तौर पर लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण अलीगढ़ में जिला न्यायालय का कार्यालय आवेदक को ये जमानत आवेदन सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन दाखिल करने के लिए मजबूर करने वाले किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा था। बेंच ने कहा कि ये न केवल इस न्यायालय पर कार्य का बोझ डालता है बल्कि एक नागरिक को भी प्रभाव डालता है जो पहले से ही अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करने और खर्च के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहा है।
एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा मामलों को निराधार बताते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आगाह किया कि उनकी भूमिका कानून के शासन का पालन करने वाले नागरिकों की रक्षा करना है, न कि उन लोगों की रक्षा करना जो भ्रष्ट कृत्यों का खुलासा करते हैं। न्यायमूर्ति एम धंदापानी ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसी को भ्रष्ट व्यक्तियों को पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उन विसल ब्लोअर के बाद जो अवैध कृत्यों को प्रकाश में लाते हैं। पत्रकार को एक समय गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा उसी के लिए दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में राहत दिए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। और उन्होंने आगे कहा कि कानून लागू करने वाले विभाग में ऊपर के अधिकारियों को अपने अधीनस्थों पर नजर रखनी चाहिए ताकि उनका कामकाज आम आदमी के हित के लिए हो, न कि अवैध कृत्यों को अंजाम देने या उनकी रक्षा करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि इससे आम व्यक्ति बेवजह परेशान होता है। न्यायाधीश ने कहा कि ये टिप्पणी ये देखने पर की कि पुलिस और शिकायतकर्ताओं के आरोपी पत्रकार के खिलाफ अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश नहीं की थी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ईपीएन। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.